चाइना भी एक ह्यूज इंपोर्टिंग कंट्री है। इंडिया भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है। दोनों एशियन जाइंट्स हैं। दोनों की पॉपुलेशन मैसिव है। दोनों फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं। लेकिन एक शॉकिंग डिफरेंस देखिए, चाइना का जो युआन है वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग और स्टेबल है, जबकि इंडिया का जो रुपीज है वो टाइम के साथ वीक होता गया। आखिर ऐसा क्यों? क्या इंडिया पुअर है? बिल्कुल नहीं। क्या सिर्फ जीडीपी डिसाइड करता है करेंसी की पावर? बिल्कुल नहीं। इस वीडियो में हम जानेंगे रियल इकोनॉमिक गेम्स, एक्सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, डॉलर फ्लो और ग्लोबल ट्रस्ट का। और अगर आपको ऐसा डीप इकोनॉमिक्स एनालिसिस वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि किसी भी करेंसी की पावर डिसाइड कैसे होती है। सिंपल लैंग्वेज में डिमांड और सप्लाई। अगर दुनिया को किसी कंट्री की करेंसी की ज़्यादा ज़रूरत है तो उस करेंसी की वैल्यू स्ट्रांग होती है। जब करेंसी एक्सपोर्ट्स करती है तो उन्हें डॉलर मिलते हैं, और जब इंपोर्ट करती है तो उन्हें डॉलर स्पेंड करने पड़ते हैं। अगर एक कंट्री ज़्यादा डॉलर कमा रही है तो उसकी करेंसी स्टेबल रहती है, और अगर ज़्यादा डॉलर बाहर जा रहा है तो करेंसी जो है वो उनकी प्रेशर में आ जाती है। इसी गेम के चक्कर में चाइना और इंडिया के बीच बिगेस्ट डिफरेंस दिखता है। आगे का एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो सब्सक्राइब जरूर करिए फॉर मच दिस टाइप ऑफ वीडियोस। दोस्तों, चाइना ने एक काम दुनिया से बेटर किया, वो था मैन्युफैक्चरिंग। आज मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज, सोलर पैनल, मशीनरी, ऑलमोस्ट हेयर इंडस्ट्री में चाइना डोमिनेट कर रहा है। इवन अमेरिकन एंड यूरोपियन कंपनीज भी चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करवाती हैं। मतलब दुनिया भर के प्रोडक्ट्स चाइना से एक्सपोर्ट होते हैं। और जब इतना मैसिव एक्सपोर्ट होता है तो चाइना के पास डॉलर का ह्यूज इन्फ्लो आता है। यही डॉलर जो है वो युआन को सपोर्ट करता है। इसलिए चाइना सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बना, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। अगर आपको ऐसा ग्लोबल पावर एनालिसिस वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब इंडिया की सिचुएशन देखिए। इंडिया की इकोनॉमी फास्ट ग्रोइंग कर रही है, लेकिन अभी भी काफ़ी कंजप्शन ड्रिवन है। हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करते हैं, सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करते हैं। मतलब बहुत सारे सेक्टर्स में इंडिया अभी भी फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। एक्सपोर्ट्स इंप्रूव हुए हैं, बट चाइना लेवल की मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस अभी भी बाकी है। और जब इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा होता है तो रुपीस पे प्रेशर बढ़ने लगता है। यही रीज़न है कि इंडिया की ग्रोथ स्ट्रांग होने के बावजूद रुपीस कंटिन्यूसली प्रेशर फील करता है। ऐसा रियल इकोनॉमिक ट्रूथ जानने के लिए हम कई तरह का डेटा और चैट्स भी इम्प्लीमेंट करते हैं अपने पीपीटीज में। तो आपको अगर ऐसा डीप ड्रिवन वीडियोस पसंद आता है तो हमें सपोर्ट करें, या फिर कुछ और अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए देन आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि हाँ, इस टाइप का भी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, जो कि है ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डिफिसिट। चाइना दुनिया को ज़्यादा बेचता है और कम खरीदता है। इंडिया दुनिया से ज़्यादा खरीदता है और कंपैरेटिवली कम बेचता है। इसका मतलब इंडिया को कंटिन्यूसली डॉलर चाहिए इंपोर्ट्स के लिए, और जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो रुपीस वीक होता है। चाइना अपोजिट साइड पे कंटिन्यूसली डॉलर एक्यूमुलेट करते रहता है। इसी वजह से जो युआन है वो जो युआन उसका जो करेंसी है उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। ये सिंपल लैंग्वेज वाला कंसेप्ट एक्चुअली करेंसी की बैकबोन है। अगर आपको फाइनेंस और जियोपॉलिटिक्स का ये जो ट्रेड है वो समझ नहीं आता है तो बस एक सिंपल कंसेप्ट में ये आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी देश खरीदता ज़्यादा है और बाहर बेचता कम है तो वो ट्रेड डिफिसिट में है, और अगर वो बाहर ज़्यादा बेच रहा है और खरीद कम रहा है तो वो ट्रेड सरप्लस में होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि आखिर क्यों जो वर्ल्ड है वो डिपेंड थी चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग पे, तो इसका रीज़न है चाइना सिर्फ चीप लेबर की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुआ था। चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर में अनबिलीवेबल इन्वेस्टमेंट किया। मेगा पोर्ट्स, हाई स्पीड लॉजिस्टिक, इंडस्ट्रियल सिटीज और इफिशिएंट सप्लाई चेन्स, सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करता है। चाइनीज गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को एग्रेसिवली सपोर्ट दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाइना ने 20-30 साल लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। इस प्लानिंग ने चाइना को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बना दिया। इंडिया अभी रैपिडली इंप्रूव कर रहा है बट ट्रांजिशन फेस में है। ऐसा फ्यूचर फोकस एनालिसिस वीडियो बस हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सो दोस्तों, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल सो दैट वी कैन कम अप विद द ग्रेट टॉपिक्स इन फ्यूचर। अब एक और मेजर रीजन समझो, जो कि है ऑयल। दुनिया का मोस्ट ऑयल ट्रेड्स यूएस डॉलर में होता है, और इंडिया दुनिया का बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर में से एक है। जब क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ता है तो इंडिया को ज़्यादा डॉलर स्पेंड करनी पड़ती है। इससे रुपीस पे डायरेक्ट प्रेशर आता है। चाइना भी ऑयल इंपोर्ट करता है, लेकिन चाइना मैसिव एक्सपोर्ट्स
का जो कॉस्ट है उसको बैलेंस कर लेता है। इंडिया के लिए बैलेंस करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए ऑयल प्राइस और रुपीस का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको ऐसे ही समझना है तो आप ये समझ सकते हैं कि जो उसका जो ट्रेड होता है चाइना का, उसके थ्रू वो अपना जो प्रेशर है युआन पे वो मैनेज कर लेता है। दोस्तों, करेंसी सिर्फ इकोनॉमी से नहीं, ट्रस्ट से भी स्ट्रांग होती है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स उन कंट्रीज पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं जो स्ट्रांग एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग पावर रखती है। चाइना के पास ह्यूज फॉरेक्स रिजर्व है और दुनिया को लगता है कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग में लॉन्ग टर्म डोमिनेशन करते रहेगा। इंडिया भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ह्यूज है, लेकिन इंडस्ट्रियल स्केल और एक्सपोर्ट पावर में इंडिया को अभी भी और ग्रो करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म ग्लोबल कॉन्फिडेंस अगर आप देखिए तो वो चाइना की तरफ कहीं ना कहीं लाई करता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, चाइना युआन को कंप्लीटली फ्री मार्केट नहीं छोड़ता। चाइनीज गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक एक्टिवली युआन को मैनेज करते हैं। अगर करेंसी में ज़्यादा वोलेटिलिटी आए तो चाइना इंटरवेन करता है। मतलब युआन सिर्फ मार्केट फोरेक्स से नहीं चल रहा है, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल भी है। इंडिया का रुपी कंपेरेटिवली ज़्यादा मार्केट ड्रिवन है, इसलिए ग्लोबल प्रेशर का डायरेक्ट इम्पैक्ट रुपी पे ज़्यादा दिखता है। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आपको ये डिफरेंस नहीं समझ आया इस शॉर्ट वीडियो में तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इस डिफरेंस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या फ्यूचर में इंडिया रुपीज स्ट्रांग हो सकता है? आंसर है यस, बट ओनली विथ मैन्युफैक्चरिंग पावर। इंडिया को एक्सपोर्ट्स एग्रेसिवली इंक्रीज करने होंगे, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर को स्केल अप करने होंगे, ऑयल डिपेंडेंसी को ग्रेजुअली रिड्यूस करनी होगी और इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन का मेजर पार्ट बनना होगा। अगर मेक इन इंडिया लार्ज स्केल सक्सेस बन गया तो नेक्स्ट 10 ईयर्स इंडिया के जो इकोनॉमिक राइज हैं उसको कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। बट रिमेंबर दिस, करेंसी स्पीचेस से स्ट्रांग नहीं होती, फैक्ट्रीज, एक्सपोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल ट्रस्ट से स्ट्रांग होती है। अगर आपको ऐसे पावरफुल एनालिसिस वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।